हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नेक्स्ट के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और राइटिंग एंड सिटी लाइफ, देयर इज अ हिस्ट्री चैप्टर हियर, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर फॉर सीबीएसई एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू बुक हियर। द क्वेश्चन अराइव हियर द इंपॉर्टेंट, डिस्कस द essential value of Mesopotamia as a town planning. There is important. The value of Mesopotamia as a town planning here. This is the most important question for the exam view. The feature of town planning of early urban society. This is the most important. The feature of town planning of early urban society. The Mesopotamia cities were designed according to the defined plan. This is the most important here. The Mesopotamia cities are designed according to the plan here, and Hammurabi had issued a special order to construct cities and according to be defined plan. It's important here. There is a Hammurabi had issued a special to be construction city according to the defined plan. A special attention was paid toward to the strength of the building. Special attention here. The strength of the building, there is some important. And backed bricks were used to be constructing building. Backed brick, this is the most important constructive buildings here. And any violations is regarding the construction rules were delayed with the survival. This is important. There is a value of Mesopotamia's town planning is important. The next point here, the most of building, their house were a single story. That is important. Most of buildings, the houses were a single story. There used to be an open courtyard in these houses. There is an open courtyard in these houses, and along with the courtyard, rooms were constructed. And some people also built basement in their houses to be beat heat. There are some people also build a basement and there is a houses to be beat air heats. And there was also well adequate as a provision for the road in the towns. This is important. There was also adequate provision for the road in the town. This is the most important town planning here of Mesopotamia. Mesopotamia, this is the most important here. आज जो हम करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर इतिहास के, जो कि सीबीएसई के अंतर्गत है और एनसीईआरटी है। कहते हैं लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है हिस्ट्री की, जिसमें हम एनालाइज आज करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम व्यू से। और ये क्वेश्चन आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर कुछ क्वेश्चनों को ही प्रायोरिटी देता है, और ये क्वेश्चन कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्ज़ाम व्यू से भी महत्व रखते हैं और ये समझने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। त्रिपान स्टडी सेंटर का ये विश्वास है कि जो बच्चे इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं रहोगे। सभी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि देखा जाए तो कहते हैं कि अगर हम चैप्टरों के सार कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन का जो है हमें बहुत ही आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। तो त्रिपान स्टडी सेंटर उसी सार को पकड़ने की कोशिश करता है, और जो आपके समक्ष प्रस्तुत करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और एक सार के तौर पे होता है। अब देखिए, मेसोपोटामिया है, एक नगर है। अब नगर में क्या क्या हो सकती हैं, कैसी इकोनॉमिक व्यवस्था होगी, कैसे वहाँ पर स्त्रियों की दशा होगी, कैसा यहाँ पर शहर नियोजन होगा, यहाँ के राजाएँ किस प्रकार थी, कैसे यहाँ पर जो है चलाया करते थे। तो इन सभी बातों को जो है हम कुछ क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और त्रिपान स्टडी सेंटर का ये विश्वास, अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेते हो तो 100% ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। तो सोचना नहीं है दोस्तों,
क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, सोचना है, विचार करना है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो मेसोपोटामिया की नगर नियोजन को आवश्यक मूल्य पर चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहली बात यहाँ पर जो आई है वो काफ़ी महत्व रखता है कि मेसोपोटामिया के नगर योजना। देखिए हड़प्पा सभ्यता के भी हम नगर योजना पढ़े, काफ़ी विस्तृत थी, काफ़ी सभ्य लोग थे हड़प्पा कल्चर में। तो देखा जाए तो मेसोपोटामिया के भी शहर की योजना कुछ अलग नहीं थी, काफ़ी ये भी विकसित थी और सब कुछ जो है कुशल पूर्वक बनाई गई थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है मेसोपोटामिया के लिए। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता के भी पढ़ोगे तो आगे है, लेकिन यहाँ पर मेसोपोटामिया की जो शुरुआती दौर थी उस समय की हम स्टोरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ। तो पहली नंबर तो आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि यहाँ पर हम सिर्फ इतना बात आपको समझ होना चाहिए कि मेसोपोटामिया की नगर योजना कैसी थी। देखा जाए आरंभिक शहरी समाज की नगर योजना की विशेषता यहाँ पर दर्शाई गई है कुछ पॉइंटों के अंतर्गत, जो एग्जाम व्यू से भी महत्व रखेगा और आपके लिए भी जरूरी रहेगा। अगर पहले हम पॉइंट पे प्रकाश डालें तो एक साफ है कि मेसोपोटामिया के शहरों को एक निश्चित योजनाओं के अनुसार डिजाइन किया गया था। यानी देखा जाए तो एक प्लानिंग करके इसको डिजाइन की गई थी, सब कुछ वहाँ पर पहले से ही सुनिश्चित थी। हम्मुराबी ने एक निश्चित योजना के अनुसार नगर का निर्माण करने का विशेष आदेश जारी किया था। अब देखिए ये जो नगर योजना बनाई किसने बनाई? हम्मुराबी ने बनाई। ये नाम व्यक्ति का है जिसने जो है इस शहर को बनाने के लिए जो योजना बनाने के विशेष आदेश दिए। और हो सकता है उस समय ये राजा रहा हो या कोई विशेष रहा हो जो हम्मुराबी है। तो उसी के कहने पर जो है यहाँ पर मेसोपोटामिया के जो नगर योजना बनाई गई और इसको जो है लेखांतरित की गई। भवन को मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया। जर्नल सी बात है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय की बात थी कि जो इमारतें बनाई गई थी, जो भवनें बनाई गई थी, उसको मजबूती पर विशेष ध्यान रखा गया था। और इमारत के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि उनको ईंटों का भी पुण्य ज्ञान था उस समय, और ईंट जो थी पूरी तरह से पकी होती थी, जो कि निर्माण के लिए, मजबूती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्योंकि मेसोपोटामिया की नगर योजना काफ़ी विस्तृत थी, काफ़ी जो है कहते हैं आधुनिकता की प्रचालक थी। कहते निर्माण नियमों में संबंध में किसी भी उल्लंघन को सख्ती से निपटाया गया। यानी जब निर्माण करवाई गई तो कोई भी यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश जो है थोड़ी छोड़ी गई। थोड़ा भी कहना यहाँ पर नाइंसाफ़ी होगा। कहते हैं वहाँ गलती उल्लंघन करने का कोई चांस ही नहीं था। यानी देखा जाए तो मेसोपोटामिया के जो नगर निर्माण करवाई गई वो बिल्कुल ही सख्ती से करवाई गई, बहुत ही रूल रेगुलेशन के साथ करवाई गई कि इसका जो भवन होगा, इसकी जो शहर होगी वो काफ़ी मजबूती के साथ टिका रहेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि अधिकांश इमारतें अर्थात घर एक मंजिल के थी। यानी अधिकांश इमारतें देखा जाए और घर को जो है एक मंजिला बनाया गया था। ये मेसोपोटामिया के जो है शहर नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और इन घरों में खुला आंगन होता था और इसके साथ ही जो है आंगन में कमरों का जो है निर्माण कराया गया। यानी एक आंगन जो है बीच में बनाई गई। जैसे कि आप गाँव में देखते हो, इंडिया में कई क्षेत्रों में गाँव हैं, वहाँ पर जो है आंगन में जो है आंगन बनाई जाती है और उसके साथ साथ जो है घरों का, कमरों का निर्माण करवाया जाता है। तो ये मेसोपोटामिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी कि इनके अधिकांश इमारत में एक मंजिले के थे और इनके घरों में खुला आंगन होता था और इसके साथ साथ जो है कमरों का निर्माण करवाया गया था, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में बेसमेंट भी बनवाते थे। अब देखिए बेसमेंट का भी प्रावधान मेसोपोटामिया में देखने को मिला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे आधुनिक युग में हमारे पास विस्तृत टेक्नोलॉजी है। मेसोपोटामिया बहुत साल पुरानी कहानी है और इसमें देखिए बेसमेंट भी बनाई जाती थी गर्मियों से बचने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में बेसमेंट भी बनवाते थे, जो उनको गर्मियों से सुरक्षित रहते थे। कस्बों में है सड़कों भी पर्याप्त व्यवस्था थी। अगर देखा जाए कस्बों शहरों में तो यहाँ पर जो है सड़कों का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सुयोजन और सिस्टमैटिक होती थी। तो देखा जाए मेसोपोटामिया का जो है नगर निर्माण जो व्यवस्था थी वो विस्तृत थी और आधुनिक जैसा थी। कहते हैं हम आधुनिक युग में आज अपने आप को बहुत हम महान कह रहे हैं, बट हम पुराने सभ्यताओं को अगर देखें तो वो हमसे भी आगे विकसित थी
और हमसे भी काफ़ी उनका विकास जो था महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनका भी विनाश हो गया। कहते हैं दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा कल्चर में भी ऐसी बात देखने को मिला कि उनकी भी सभ्यता बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी विस्तृत थी, लेकिन वो भी सभ्यता जो है पतन हो गई। मेसोपोटामिया का भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी, लेकिन देखा जाए तो ये भी विनाश के कगार पे पहुंच गया। जर्नल सी बात है, कोई भी सभ्यता तभी बनी रहती है जब वो सिस्टमैटिक चलती है और जो प्रकृति के साथ चलती है। कोई भी सभ्यता नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे नेचर के साथ और मनुष्य के साथ जो है तालमेल सही से नहीं बैठता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। व्हाट डू यू नो अबाउट द सैंड Mesopotamia town keys? This is important. What do you know about the sand Mesopotamia town keys? This is important. You know that there is the most important questions here. According to their here, a sand Mesopotamia town keys was situated is a 12 kilometer the east of Babylon. There is the east of Babylon, and this city flourished around. There is a 3000 BCE. There is a most important BCE here under the ruler Uttaratungs, and who involved Iran and subjected it to be a loot and plunder. This is important. There is the flourish of cities here 3000 BCE under their ruler Urtung, who is invited to the Iran and subject to be a loot and plunder. And this town reaches there is a zenith of the prosperities during their period from 2800 to the 2300 BCE. It is a continue to the flourish till 600 BCE. The first woman ruler of the Keys was the Qubaba. Qubaba, who is the first woman ruler of the Keys town of there is a Mesopotamia, and who is ascended the throne in the 2450 BCE. There is questions on what here was carried out of the French archaeologists between 1912 to 1914 CE. There is a ziggurat as a temple and extensive places were excavated here by the archaeologists. You know that is important. There is a sand Mesopotamia town cases. There is a under woman first ruler here was a Qubaba. That is important here. यहाँ जो हम करेंगे आगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास 11वीं का इतिहास का जो बुक है जिसमें आज हम कर रहे हैं लेखन कला और शहरी जीवन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है कि आप प्राचीन मेसोपोटामिया शहर किस के बारे में क्या जानती हैं। मेसोपोटामिया का एक शहर था किश। आखिर ये किश शहर जो था किन कारणों से कितना महत्वपूर्ण था, और ये कैसे क्वेश्चन जो है कई मायने में महत्वपूर्ण भी बनता है इसके अंतर्गत, क्योंकि जो प्राचीन हमने शहर मेसोपोटामिया के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं उसमें एक शहर था किश। किश के बारे में आप क्या जानते हैं, किश की क्या विशेषता है और इसका रूलर कौन था, कौन चलाता था इसको। अब देखिए यहाँ पर बात यही जो है प्रकाश डालने वाली है कि प्राचीन मेसोपोटामिया शहर किश बेबीलोन से 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। देखिए मेसोपोटामिया शहर जो है किश जो है वो बेबीलोन से 12 किलोमीटर पूर्व में ये स्थित था, और यह शहर लगभग 3000 ईसा पूर्व शासक अर्तुंग के अधीन फला फूला। अब देखिए यहाँ पर अर्तुंग जो था इसका मेन शासक था, जिसने ईरान पर आक्रमण किया और उसे लूटपाट के अधीन कर दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कुछ बच्चे ये भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि BCE का मतलब क्या है। ईसा पूर्व यहाँ तो लिख दिया गया है, लेकिन BCE का मतलब क्या होता है। BCE का मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा, और कई जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा बिफोर द क्रिस्टियन एरा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो ये आप समझ सकते हो कि ये बैकवर्ड की बात बताई जा रही है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3000 ईसा पूर्व यहाँ पर एक शासक था उर्तुंग, और उर्तुंग जो है यहाँ पर किस शहर पर राज किया, और यहाँ क्योंकि ये जिसने ईरान पर आक्रमण किया और उसे लूटा भी,
काफ़ी लूटमार जो है मचाई, और देखा जाए तो इस शहर में शासक जो था यही था। कहते हैं 2800 से लेके 2300 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान ये शहर काफ़ी समृद्ध के चरम पर पहुंच गया, यानी काफ़ी समृद्ध हो गया, काफ़ी फली फूली, जर्नल सी बात है, ये काफ़ी शहर फला फूला। और कहते हैं ये 600 ईसा पूर्व तक फलता फूलता रहा। आप देखिए ये 600 ईसा पूर्व तक ये फलता फूलता रहा। और किसकी पहली महिला शासक जो थी क्यूबावा थी, जो 2450 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठी थी। 2450 ईसा पूर्व में सिंहासन पर एक महिला शासक बैठी जो क्यूबावा थी। और आपको समझ में आ ही गया होगा कि 3000 पूर्व ईसा पूर्व जो इसमें शासक था उर्तुंग था, और ये मेसोपोटामिया के प्राचीन शहर था, जो कि मेसोपोटामिया शहर से जो किस था बेबीलोन शहर से, जो बेबीलोन शहर था, बेबीलोन शहर से 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। कहते हैं यह उत्खनन कार्य फ्रांसिस प्रतापधन द्वारा 1912 से लेकर 1914 ईस्वी के मध्य किया गया था, और पुरातत्वविदों द्वारा यह जिगोरेटस एक मंदिर और व्यापक महिलाओं की खुदाई की गई थी। यानी देखा जाए तो 1912-1914 में जब खुदाई किया गया तब जाके मेसोपोटामिया की यह शहर किस के बारे में हमें पता चला, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने इकट्ठा कर पाए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से कि प्राचीन मेसोपोटामिया शहर किस के बारे में क्या जानते हो। तो आप तो जान ही गए होंगे इसके पुरुष शासक भी कौन थे, इसके महिला शासक भी कौन हुए, ये जो बेबीलोन शहर से कितने किलोमीटर दूर है, ये कितने सालों में फली फूली। तो हमने सारी बातें यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जो काफ़ी एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण था। देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अराइव हियर। अ rivers play a crucial role in the emergence of civilizations. You know that is the most important question for here. Rivers play a crucial role in the emergence of civilization. Justify this statement is a context to the Mesopotamia. You know that that's the most important question here. Rivers play a crucial role. Mesopotamia is situated between their land of two rivers. Mesopotamia is situated between two land of two river. There's a two river has between there Mesopotamia and the Euphrates and Tigris. There's a two rivers, Euphrates and Tigris. There is the most important river here. Both this river originated from the Armenia mountain. Is a present day is a Turkey. There is a river originate from to the Armenia mountain and present the name of Turkey, and they drain it as the best mountain region. And though there is a climate of this area is a dry yet agriculture. There is a climate of this area is dry yet agriculture is a possible because of irrigation facilities. Though there is a climate of this area is dry agriculture and possible because of irrigation and facilities. The favorable agriculture condition encourages the people to be reside in this region. The favorable agriculture condition encourages the people to be resides in this region. The surplus food production of crop enable to be agriculturist. The surplus for the food productions of crop enable their agriculturists and communities to be feed these people such as a craftsmen, baristas, rulers, soldiers, etc., and who were not practicing agriculture. The nomadic pastoralists as a community provided with the other and still is a need for the daily use to be these people. Thus the settlement of all this in the region, well, there is a way to be the rise of civilization. You know that is important. यहाँ पर जो हमारा चैप्टर आया है लेखन कला और शहरी जीवन, काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा 11 सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत है। और इसमें हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सभ्यता के उद्गम में नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी सभ्यता का उदय हुआ है
तो उसमें नदियाँ का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इवन कि अगर कोई शहर नष्ट हुआ है तो उसमें भी नदियाँ ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो ख़त्म हुई उस सिंधु नदी के कारण हुई, तो उसमें बहुत बड़ा बाढ़ आया जिस पर ख़त्म हुआ। ये कई जो है थिंकनर्स का मानना है। कहते हैं कुछ कैसे पतन हुआ इसके बारे में किसी का जो है सही मान पता नहीं है, लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि कोई भी सभ्यता जो है फलती फूलती है तो वो नदियों के किनारे ही फलती है। और यही मेसोपोटामिया के अंतर्गत भी है कि सभ्यता के उद्गम में नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेसोपोटामिया के संदर्भ में इस कथन को आपको पता करना है कि आखिर कैसे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मेसोपोटामिया दो नदियाँ अर्थात यूफ्रेटस और टाइग्रिस की भूमि के बीच स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया जो शहर है, मेसोपोटामिया जो जगह है, वो दो नदियों के जो है बीच में बसा हुआ है, और ये नदियां हैं यूफ्रेटस और टाइग्रिस की भूमि में स्थित है। इन दोनों नदियों का जो है उद्गम वर्तमान तुर्की के अर्मेनिया पर्वत से हुआ है। यानी आपको वर्तमान जो अभी तुर्की के नाम जाना जाता है और इसके अर्मेनिया पर्वत है, वहाँ से इसका उद्भव है, यानी वहाँ से इसकी उत्पत्ति है। उन्होंने एक विशाल पर्वतीय क्षेत्रों को सुखा दिया। यद्यपि इन क्षेत्र की जलवायु काफ़ी शुष्क है और फिर भी जो है सिंचाई सुविधाओं के कारण यहाँ कृषि संभव है। जनरल सी बात है, जहाँ नदियाँ होगी वहाँ कृषि भी संभव ही रहेगा। अनुकूल कृषि स्थिति ने लोगों के इस क्षेत्र में निवास करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए, लोग भी निवास वहीं पे करते हैं जहाँ पर उनको कृषि जो है बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि पानी उनकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। यानी जल की जो आवश्यकता होती है, आपको पता ही कई कार्यों के लिए होती है। कोई भी सभ्यता जो है बसती है, फलती फूलती है, तो वो नदियों के किनारे ही फलती फूलती है। इवन कि भारत में अगर आप देखोगे तो कई शहर जो है नदियों किनारे ही बसी हुई है, कई यमुना कोई गंगा किनारे बसी हुई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेसोपोटामिया में भी यही खासियत देखने को मिला कि ये भी जो है दो नदियों के बीच में जो है यूफ्रेट्स और टाइग्रिस की नदियों के बीच में जो है बसा हुआ है, और इसी कारण यहाँ पर जो है देखा जाए तो कृषि में भी काफ़ी अनुकूल स्थिति दे देती है और लोगों को प्रोत्साहित भी करती है कृषि करने के लिए। फसलों के अधिशेष खाद्य उत्पादन में कृषक समुदाय को उन लोगों जैसे शिल्पकारों, पुजारियों, शासकों, सैनिकों आदि को खिलाने में सक्षम बनाया जो कृषि नहीं कर रहे थे। जनरल सी बात है, अगर क्षेत्र में कृषि होगा तभी जो खानाबदोश लोग होंगे या जो है शिकारी होंगे, शिल्पकारी होंगे, पुजारी होंगे, शासक होंगे, इनके लिए जो है पर्याप्त मात्रा में जो है कृषि की जा सकती है, और ये कृषक समाज पे ही डिपेंड करता है। खानाबदोश चरवाहे समुदाय इन लोगों के दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यकता जो प्रदान करते थे, और इस प्रकार इन क्षेत्रों में सभी के बसने से सभ्यता का जो उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि सभ्यता के उद्गम में नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइव हियर, गिव अस सम फैक्ट टू शो द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन इराक। यू नो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, तो गिव अस सम फैक्ट्स to be show the geographical diversities that is excited in Iraq. Note that geographical diversities exist in Iraq. Some of these agreement their support is over following point here. The first of all point here, northeast region is a lush, a green region. It is also covered with the mountain range with the clear stream. It is also covered with the mountain range with the clear streams, and there is a plentiful rainfall in the region which is sufficient to be growing crop. There is a plentiful rainfall in the region which is sufficient for the growing crops here. The next year, in the northern region there is a vast tract of land. In the northern region there is a vast tract of upland is called steppe. In this region, animal herders reside and who provide to better livelihood than to the agriculture. That's important. And in the East River, Tigris and tributaries flow which provide routes of communication into the mountain region of Iran. It's the most important geographical site of Iraq here. That's an important question. आगे जो हमारे समक्ष आया है लेखन कला और शहरी जीवन के अंतर्गत कक्षा जो है 11वीं का जो है हिस्ट्री का CBSE एंड जो है
एनसीईआरटी के अंतर्गत क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इराक में मौजूदा भौगोलिक विविधताओं को दर्शन के लिए कुछ तथ्य दीजिए कि इराक में मौजूदा भौगोलिक विविधताएं जो हैं आखिर किन कारणों से है। देखा जाए तो इराक में भौगोलिक विविधता विद्यमान थी और इसका समर्थन करने वाले कुछ तर्क जो यहाँ पर दिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पहले तर्क की हम बात करें जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है काफ़ी हरा भरा है और यह साफ जलधाराओं वाले पर्वत श्रृंखलाओं भी ढका हुआ है। यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है हरा भरा है और साथ में साफ जलधाराओं वाली पर्वत श्रृंखलाओं से भी ढका हुआ ये पार्ट है। कहते क्षेत्र में प्रचुर वर्षा होती है जो फसल उगाने के लिए पर्याप्त होता है, यानी इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जो है वर्षा होती है, जिसके कारण सारे फसल जो है उगाना यहाँ पर बहुत ही आसान बना देता है। तो ये जो है भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ पर इराक की है जो काफ़ी महत्वपूर्ण इराक को बनाता है। उत्तरी क्षेत्र में जो है ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है, उत्तरी क्षेत्र में ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है जिसे स्टॉपी भी कहा जाता है, यानी स्टॉपी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और इस क्षेत्र में पशुपालक निवास करते हैं, यानी पशुपालक जो है इन क्षेत्रों में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जो कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है जिसे हम स्टॉपी कहा जाता है और इन क्षेत्रों में पशुपालक निवास करते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूर्व में टाइग्रिस नदी और इसकी सहायक नदी बहती है जो ईरान के पर्वतीय क्षेत्र में संचार के मार्ग प्रदान कर। देखिए नदी से जो होता है संचार के मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण बना देते हैं, क्योंकि पहले के समय में जो है हमारे पास जो है एयर मार्ग नहीं थी, यानी वायु मार्ग नहीं था, तो जो है हम जल मार्ग का ही उपयोग करते थे और जल मार्ग संचार की जो है मार्ग के रूप में प्रदान करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसे इराक में देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी ज़रूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। Write in a variable about the importance of southern and northeast region of Mesopotamia. It's important. Write in the variable about the importance of southern and northern east region of Mesopotamia. This is the most important questions here. Mesopotamia's southern region is a desert. Mesopotamia's southern region is a desert, but the rivers of Euphrates and the Tigris support the city of life here. You know that the southern region is a desert, but here life is possible. There is a support for the two rivers. Euphrates and Tigris is the most important rivers here, the support for the life here. And this river deposit there is a slide by the floodings in the regions and make the soil fertile. There is a floodings in the region and make the soil fertile. When the river Euphrates is entered to the desert, it is get divided into a small channel. Euphrates enter to the desert area, they are divided into the small channels, and this river channel provide to the irrigation facilities in the past. The river channel provide to the irrigation facility in the past. Crops such as the wheat, barley, peas, and lentils were growing here. And though there is a did not be happen to the sufficient rainfall. You know that sufficient rainfall here. In the northern east region, Cyprus, there is a Cypriot goat where the grass is in the stable by the Mesopotamia as. This is important. There is a northern region, there is a Cypriot goat. In this region, milk, bulls, and meat was produced in a bulk. There is a reason the milk bulls and the meat they are provided in the bowl, and fish was also available in the plenty, and date palms provide to fruit in a summer. The date palm provide to fruit in the summer, and consider this fact we can conclude that is this reasons where at most is important for a Mesopotamia says. Those important questions. यहाँ जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेखन कला और शहरी जीवन मेसोपोटामिया के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को जो है प्रकाश डाल रहे हैं जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर क्वेश्चन यही आया है, काफ़ी महत्व रखता है कि मेसोपोटामिया के दक्षिण एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में महत्व के बारे में बताएं कि मेसोपोटामिया के दक्षिण और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की क्या महत्ता है। ठीक है, मेसोपोटामिया तो आप जान गए होंगे। मेसोपोटामिया के दक्षिण और उत्तर पूर्वी शहरों के कुछ महत्व को बताना है कि किन महत्व के कारण ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्व रखता है। मेसोपोटामिया का दक्षिण क्षेत्र रेगिस्तानी है। अब जनरल सी बात है, रेगिस्तानी है तो यहाँ पर कुछ भी होना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखा जाए मेसोपोटामिया के दक्षिण क्षेत्र बेशक ही रेगिस्तानी है, लेकिन यहाँ पर यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदी यहाँ के शहरी जीवन को सहारा देती है। क्योंकि कोई भी नदी जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेसोपोटामिया शहर जो है दो नदियों के बीच में स्थित है, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस। और ये नदी जो है यहाँ के शहरी जीवन को सहारा देती है। सारे गतिविधियाँ जो होता है इन दो नदियों के कारण ही संभव हो पाया है। और ये नदियाँ क्षेत्र में बाढ़ लाकर अपनी गाद जमा कर देती है। और देखा जाए तो इन नदियों में अक्सर बाढ़ आते रहती हैं। और आपने सुना भी होगा कि बाढ़ आता है तो उसमें जान माल की तो हानि पहुँचती ही पहुँचती है, जो एक संभावित बात है और ये स्वाभाविक है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो एक और भी महत्वपूर्ण बात रहती है कि जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ महत्वपूर्ण मिट्टी को भी साथ में लेके आती है। और ये मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किस लिए होती है? क्योंकि इससे मिट्टी की उपजाऊ बना देती है। ये मिट्टी जो है काफ़ी मायने में उस क्षेत्र को काफ़ी उपजाऊ बना देती है। इसलिए जब बाढ़ आती है तो अपने साथ गाद लेके आती है। और यही बात यहाँ पर मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में भी देखने को मिला, जो कि यहाँ के शहरी जीवन के लिए दो नदियाँ जो है सहारा प्रदान करती है, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियाँ। कहते हैं जब यूफ्रेट्स नदियाँ रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो यह छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब यूफ्रेट नदियाँ रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो ये छोटे छोटे चैनलों में विभाजित होती है। अब देखिए दोस्तों, चैनल में विभाजित होने का मतलब है कि हर क्षेत्र को जो है पानी मिल जाता है और वहाँ पर कृषि करना बहुत ही स्वाभाविक बना देता है। तो इसीलिए मेसोपोटामिया जो है इतनी विकसित शहर था। रेगिस्तान होने के पश्चात भी यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि ये नदियाँ जो है इनको सपोर्ट करते थे। और ये नदियाँ जो है छोटी छोटी चैनलों में विभाजित हो जाती थी। और ये नदी चैनल अतीत में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती थी, जिससे यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर जैसे फसलें बहुत आसानी से उगाई जा सकती थी। देखा जाए तो आप समझ सकते हो कि रेगिस्तान होने के पश्चात भी ये क्षेत्र काफ़ी फली फूली, क्योंकि यहाँ पर दो नदियों का सपोर्ट था और यहाँ गेहूँ, जौ, मटर, मसूर जैसे फसल उगाना आसान कर दिया, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। यहाँ पर देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यहाँ के जनजीवन जो चलती थी तो वही दो नदियों के सहारे चलती थी। यहाँ पर जो देखा जाए तो वर्षा की जो मात्रा है अपर्याप्त होती थी। कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मेसोपोटामिया के जो है स्टोपी क्षेत्र में भेड़ बकरियाँ चराई जाती थी। यानी यहाँ पर भेड़ बकरियों के लिए काफ़ी स्थान जो थे, और इन क्षेत्रों में दूध, ऊन, मांस का उत्पादन बड़ी मात्रा में होती थी। यानी इन क्षेत्रों में दूध और ऊन का जो है बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन होती थी। इवन कि देखा जाए कि दूध, ऊन के साथ साथ यहाँ पर जो है मछली भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। तो देखा जाए दो नदियाँ थी तो दो नदियों में मछलियों का होना एक आम बात है। कहते खजूर गर्मियों में फल प्रदान करता था। और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लिए क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो आप समझ गए होंगे कि मेसोपोटामिया के दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्र की क्या महत्व थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था वहाँ के जनजीवन के लिए। और कहते हैं जितनी सपोर्ट थी इन क्षेत्रों में थी। कहते हैं रेगिस्तान होने के पश्चात भी ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यहाँ पर दो नदियाँ यूफ्रेट्स और टाइग्रिस जो थी बहती थी। और ये नदियाँ बहती तो थी, साथ में ये छोटे छोटे नालों में परिवर्तित हो जाती थी, जिससे हर क्षेत्र में कृषि करना बहुत ही आसान हो गया, जिससे ये सभ्यता काफ़ी फली फूली और काफ़ी चरम सीमा तक पहुँची। और यहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से, और ये आपको लिखना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। ठीक है, और ये काफ़ी महत्व रखता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट हियर। व्हाट डू द एसेंट स्टोरी टेल अस अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया? यू नो दैट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। व्हाट डू एसेंट
stories tell us about the civilization of Mesopotamia. Ancient story of Mesopotamia are reliable source of information. There is a ancient story of Mesopotamia. There is a source of information. As per the story, Mesopotamia is situated between the two rivers, the Tigris and Euphrates. There's a two rivers. There's the most important play the role of Mesopotamia established here. Mesopotamia was one of the advanced civilization of its time. Its society was divided into three classes. You know that society is divided here, three phases here. The upper class, the middle class, and the lower class. There is the most important here divided of the classes of society here, upper class, middle class, and lower class. Let's see in detail. There is a here divided of society in classes here. The people belonging to upper class led a life fully of comfort and luxury and enjoy the special privilege. You know that there is important upper class, there is the fully of comfortable and luxury enjoy here. There is upper class here societies and the people. Agriculture was a main occupation of the people and their life was normally prosperous. The religion was an important part of their life and people worship of many gods and goddesses. The Samas was there is a main god. Samas is a main god on the Mesopotamia culture. It was the sun. It was the Samas was the main god. It was the sun. And Ziggurat was the name given to the Sumerian temple. Sumerian temple, that is the most important on Mesopotamia's worships here. Is important. The another is descriptions from the Bibles. There's according to the Bible, there is a flood was meant to destroy all from of life on the earth. This is important. The Bibles, according there, the flood was meant to be destroyed all from of the life on the earth. However, God chose a man Noah to be ensured that life could be a continue after devastating of flood on the earth. This is the most important. And Noah is the built a boat on the ark. He took a pairs each of all now species of animals and birds on the board. The ox which is a survived, there is a flood. It's important to the pairs of each of the now species of animals and birds here. And the survived the flood when there is a things were destroyed by the flood, and this boat remained safe along with all the species. Thus began a new life on the earth, and there was a similar sticking story in Mesopotamia tradition, and where the principal character was called Zusodra as a Utam Pistium. This important is called here Zusodra and the Utan Pistium. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर जो है हिस्ट्री के क्लास 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है जो सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक फॉलो करते हैं। और यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर कुछ क्वेश्चन उनके लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी रहता है कि ये सिलेबस में चैप्टर में से वो क्वेश्चन गिना चुना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक सारांश के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। त्रिपाण स्टडी सेंटर का उम्मीद है कि जो बच्चे इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं उनको और क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में प्राचीन कहानियाँ हमें क्या बताती है। देखिए, प्राचीन कहानी जो लिखी गई थी वो कई मानने में देखा जाए तो वहाँ के रहन सहन, खान पीन, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताई गई। क्योंकि कोई भी कहानी हम वहाँ के रहन सहन, उनकी आदतें, उनकी जो है बुराइयाँ अच्छाइयाँ, इन्हीं चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो जनरल सी बात है मेसोपोटामिक सभ्यता के जो है प्राचीन कहानियाँ हमें बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ हमें समझाती भी है। मेसोपोटामिया की प्राचीन कहानियाँ जानकारी के बहुमूल्य स्रोत हैं क्योंकि इन्हीं कहानियों से हम उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर पाते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि उस समय के व्यक्ति तो जीवित नहीं रह गए, लेकिन उनके द्वारा उपयोग किए गए जो प्राचीन बहुमूल्य चीज़ें हैं उनसे हम बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जर्नल सी बात है, उनकी आदत कैसी थी, वो किस वातावरण में रहते थे, उनकी जीवन किस तरह लग्जरी थी कि उनकी जो है अपसेट भरी थी। तो ये सब बातें हमारे वहाँ पर खुदाई में मिली चीज़ों से हम पता करते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के कहानियाँ जो है बहुत कुछ बयां करती है। कहानियों के अनुसार मेसोपोटामिया दो नदियाँ यानी टाइग्रिस और यूफ्रेट के बीच स्थित था, और इससे हमने पूरा अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर दो नदियाँ बह रही थी। इसका मतलब था कि यहाँ एग्रीकल्चर की जो प्रावधान होगा वो बहुत उत्तम किस्म का होगा। और ये सच्चाई भी है कि ये मेसोपोटामिया दो नदी टाइग्रिस और यूफ्रेट के बीच स्थित था। मेसोपोटामिया अपने समय की उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। आपको पता है कि भारत में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता काफ़ी उच्चम कोटि की थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया अपने समय काल में काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता थी, और इसका समाज 3 वर्गों में विभाजित था। जो आज के समय में ये 3 वर्ग देखने को मिलता है, वो वर्ग थे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और ये आपको पता है आधुनिक युग में भी आपको देखने को मिलता है कि आपको जो है पुअर दिखेंगे, मिडिल क्लास के दिखेंगे और रिच क्लास के जो व्यक्ति आपको दिखेंगे। तो उस समय मेसोपोटामिया के समय काल में भी कुछ क्लासों को इसी रूप में वर्गों को विभाजित किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आप समझ गए होंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो है कहानियाँ हमें बहुत कुछ बताती है। वहाँ की सभ्यता, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का जीवन कला, वहाँ की जो कृषि पद्धति थी, इन सभी बातों को जो उजागर करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में क्या डिफरेंस थे और किस प्रकार ये उस समय अपना जीवन यापन करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा। चलिए इन पे भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करें। अगर आगे बात करें तो देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोग आराम और विलासिता से भरा जीवन व्यतीत करते थे और विशेष अधिकार का भी आनंद लेते थे। मेसोपोटामिया में एक खास बात थी कि जो लोग उच्च वर्ग में आते थे उनका जीवन आरामदायक और विलासिता भरा थी और उनको विशेष अधिकार दिए गए थे जिसका वो आनंद लेते थे। और देखिए आज के आधुनिक युग में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो उच्च लोग होते हैं आराम और विलासिता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और उनको बहुत सी छूट दी जाती है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत से अमीर लोग हुए जो भारत को जो है बहुत नुकसान पहुँचाए और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने इन पे कोई कदम नहीं उठाया। कहते बैंक में भी बहुत सारे फ्रॉड किए गए, बहुत से जो है लोगों ने इनको लूटा, लेकिन उनको पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वही गलती अगर गरीब लोग करते तो उनका ऐसे का तैसा कर देते। तो जर्नल सी बात है, उस समय भी कुछ इसी तरह के प्रावधान थे कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो आराम विलासिता भरा और उनको सरकार ने बहुत तरह से जो है विशेष अधिकार उस समय दी गई थी। कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय भी था, कृषि जो था कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय था और कृषि से ही अपना जीवन यापन करती थी। उनका जीवन सामान्य समृद्ध था और धर्म उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यानी उस समय भी धर्म जो था अपनी महत्वपूर्ण जो है हिस्सा बना रखा था मनुष्य के जीवन में। और लोग कई देवी देवताओं का भी पूजा किया करते थे जो कि उनको काफ़ी खास बनाते हैं। समय उनका जो है मुख्य देवता थे, श्याम जो थे उनका मुख्य देवता थे और यह सूर्य थे। ये सूर्य के नाम से जो है उस समय काफ़ी प्रचलित थे। कहते हैं जिगुराट सुमेरियन मंदिर का दिया गया नाम था। जिगुराटा सुमेरिया मंदिर को दिया गया एक विशेष नाम था जो उस समय उनकी विशेषताओं का जो है बखान करता है। अगर बात आगे हम करें, बाइबल से एक और जो है वर्णन मिला है। बाइबल से एक और वर्णन मिला है कि बाइबल के अनुसार बाढ़ का जो है उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करना था। ये बातें बाइबल में जो है बेखूबी लिखी गई थी कि बाइबल के अनुसार बाढ़ जो था पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करती थी। हालांकि भगवान ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी नूह को चुना कि पृथ्वी पर विनाशकारी बाढ़ के बाद भी जीवन जारी रह सके। यानी देखा जाए तो ये बात सारी बाइबल में बेखूबी लिखी गई है और इसी बात को यहाँ अनुसरण किया गया है कि भगवान ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी नूह को चुना जो पृथ्वी पर विनाश होने के पश्चात भी जीवन को जो है सुचारू रूप से चला सके।
नूह ने एक विशाल नाव, एक जहाज बनाया, जिन्हें बोट पर जानवरों और पक्षियों के सभी जात प्रजातियों में से प्रत्येक का एक जोड़ा लिया, और जहाज जो बाढ़ से बच गए, जब बाढ़ ने जो है नीचे नष्ट हो गई, तो उनका नाव अभी भी प्रजातियों के साथ सुरक्षित रही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो ये हिंदू धर्मों में भी कुछ इसी तरह जो है प्रलय की बात बताई गई थी, जहाँ पर नाव का प्रयोग किया गया था, और इसमें हर जीव जंतु को जो है लेके जो है इस प्रलय रूपी जो है विनाशकारी रूप को से पार उतरा गया था। तो देखा जाए बाइबल में भी इसी बात का जिक्र है, जो मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जो है परमात्मा ने नूह को चुना। नूह जो था एक ऐसा था जो सभी जीव जंतु, सभी स्पीसीज को अपने साथ लेके नाव में रख के जो है नैया पार किया था, और जो बच गए सब के सब जो है पृथ्वी पर प्रलय आ गई थी। कहते जब बाढ़ ने उन चीज़ों को नष्ट हो गए, तो उनके नाम सभी प्रजाति साथ सुरक्षित रही, और आगे चल के यही प्रजाति जो है आगे अपना जीवन जो है वृद्धि किया, और इस प्रकार पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत हुई। मेसोपोटामिया की परंपरा में भी ऐसी एक अद्वितीय कहानी थी, जहाँ मुख्य पात्र को जो है जिशूद्र या उत्पन्नपिष्टम कहा जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस समय मेसोपोटामिया की जो कहानी थी, उस समय की दशा, उस समय कंडीशन और उस समय की बातों को जो है यहाँ पर उजागर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी थी और काफ़ी ज़रूरी भी है। देयर इज अ most important question arrive here. Describe the status of women in the Mesopotamian society. You know that there is a most important question for the exam view. Describe the status of women in the Mesopotamia society. There's an important question here. The answer here, the status of women was very good during the earlier states, and they participate in the social and religious festival without any discrimination, and they were free from social restriction and could hold any desirable post with the ability. You know that the Mesopotamian society is the most important and favorable for the woman. The status of the woman, according to Mesopotamian society, there is a best. The status is a very good and during the stage. There is all freedom given to the female. The religious festival without any discrimination, and there is a desirable post with there is a ability. This is the most important status here, the Mesopotamian society here on a woman. You know that, let's see their point here. The woman enjoy to this respectable position in a society. The women enjoy a respectable position in a society, and they enjoy equal status with the man in a religious and social affair of life. That's the most important condition on this period time here. And women were free to be set up their own trade. This is the most important here. The women were free to set up their own trade and could be even keep a slaves for either male or female. That's important. The slaves for either male or female. There is free trade. There is open trade. This is important condition for their women in the Mesopotamian society. The next year, they were allowed to be remarry in the case of death of her husband. There's the most important conditions here. According to Mesopotamian society here, the status of woman, there is allowed to remarry. Allowed to remarry is the case of death of her husband. And Devdasi system was also prevalent in society, but was not a consider in equals to the healthy social value. You know that the Devdasi is the most important prevalent in the society. Devdasi is the most important system here that Devdasi prevalent in society. In case of death of the husband, they become to the custodians of his property. Know that is the most important for here. The death of her husband, there is all properties given here. That's an important point. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं लेखन कला और शहरी जीवन क्लास 11वीं के जो है इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताता है कि मेसोपोटामिया महिलाओं समाज महिलाओं की स्थिति बताइए। देखिए मेसोपोटामिया हुई, मेसोपोटामिया के हम शहर नियोजन के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि स्त्रियों की दशा क्या थी। आप कोई भी समय काल चले जाओ, कोई भी कक्षा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि महिलाओं की दशा कैसी थी मेसोपोटामिया के समय।
यानी मेसोपोटामिया के समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। कहते हैं महिलाओं की दशा देखा जाए तो हर एक समय काल में बहुत दयनीय थी। और इवन की तो आपको पता ही होगा कि भारत में भी ये सब देखने को मिला। जब आपको पता ही कि सती प्रथा, बाल विवाह कानून, तरह तरह के जो है कानून के हरकंडे अपनाए गए भारत में भी, जो कि महिलाओं के खिलाफ थे और महिलाओं के लिए जो है बहुत ही दुर्दशा को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन ऐसा मेसोपोटामिया में नहीं थी। मेसोपोटामिया काफ़ी विस्तृत थी, समझ वाली सोसाइटी थी। और यही बात इस क्वेश्चन में भी प्रकाश डाला गया है कि मेसोपोटामिया समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कभी छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं के अंतर्गत है। कहते हैं महिलाओं के लिए हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर जगह महिलाओं के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कानून पर सरकार जो है खरी नहीं उतरती है और इस क्वेश्चन को भी महत्वपूर्ण एग्जाम में बनाते हैं। और यही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से कि मेसोपोटामिया समाज में महिलाओं की स्थिति। देखिए, प्रारंभिक राज्यों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर बात करें हम मेसोपोटामिया की, तो यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी। वो बिना किसी प्रचार प्रसार के जो है सामाजिक धार्मिक उत्सव में भाग ले सकते थे। यानी जो है सामाजिक धार्मिक जो है जितने भी उत्सव होते थे, महिलाओं को जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुला जो है मौका देते थे। ये नहीं कि आज की तरह, या आप देखो भारत में पुरानी की तरह जो है वो लोग महिलाओं को इंस्ट्रक्शन लगाई जाती थी, ऐसा मेसोपोटामिया में कहीं भी देखने को नहीं मिला। वो सामाजिक बंधनों से मुक्त थी, समाज में उनको कोई तरह के बंधन नहीं थे और अपनी योग्यता को कोई वांछनीय पद ग्रहण कर सकती थी। जैसे आज देखा जाए तो आधुनिक युग में है, कहते हैं आज हर क्षेत्र में महिलाएं जो है अपनी जो डंका बजवा रही है, हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो उसी तरह से मेसोपोटामिया भी थी। मेसोपोटामिया में महिलाओं में किसी तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं लगाए गए थे, वो आज़ाद थी, हर कार्य करने में जो है कुशल थी और सभी कार्य कर सकती थी। वो सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त थी। अब देखिए, हम आज आधुनिक युग में आ गए हैं, हम तरह तरह की महिलाओं पर कमेंट किया जाता है, कहते हैं महिलाओं के रिगार्डिंग जो है न्यूज़ में तरह तरह की बातें होती है, हम आधुनिक युग में होते हुए भी। लेकिन देखा जाए तो मेसोपोटामिया में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। वो सामाजिक बंधनों से मुक्त थी, वो कोई भी जो है अपनी योग्यता के अनुसार पद ग्रहण कर सकती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि वो अपनी योग्यता के अंतर्गत कोई भी पद जो है ग्रहण कर सकती थी। और इन सब बातों को यहाँ पर कुछ पॉइंटों के अंतर्गत दर्शाया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। जैसे हमने बात किया, महिलाओं को उच्च स्थान जो है, सम्मानजनक स्थान जो है मेसोपोटामिया के शहरों में समाज में उनको मिला हुआ था और जीवन के धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जीवन के धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता है। जनरल सी बात है, महिलाओं को हर प्रकार का दर्जा मिलना ही जरूरी है, क्योंकि महिलाएं भी तो कहते हैं हमारे समाज के पार्ट होती हैं। लेकिन आज उन लोगों पे मुझे दुख होता है जो महिलाओं को गलत समझते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, महिलाएं अपना स्वयं का व्यापार स्थापित करने के लिए स्वतंत्र थी। महिलाएं अपनी व्यापार कर सकती थी, कोई भी वस्तु का जो व्यापार करने में वो सक्षम थी और स्वतंत्र थी। यहाँ तक कि पुरुष या महिलाओं के दास भी रख सकती थी, यानी महिलाओं के अंडर पुरुष काम करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाएं उस समय मेसोपोटामिया के समय इतनी सशक्त थी, इतनी मजबूत थी कि वो पुरुषों या महिलाओं को अपने दास रख सकती थी। दास का अर्थ है स्लैव, और स्लैव का मतलब है नौकर, यानी महिलाएं अपने नौकर रखती थी। वो पुरुष भी हो सकता था, महिलाएं भी हो सकती थी। इससे ये बात क्लियर होता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत काफ़ी मजबूत थी। यानी मेसोपोटामिया की समाज जो थी, महिलाओं को बहुत ही सम्मानपूर्वक जो है उसका दर्जा दिया गया था। इवन कि देखा जाए पति की मृत्यु की स्थिति में उन्हें पुण्य विवाह की अनुमति दी गई थी। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में सती प्रथा फेमस थी, सती प्रथा होती थी, वैसे मेसोपोटामिया में नहीं था। मेसोपोटामिया में पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती थी तो महिलाएं अपना जीवन आगे जी सकती थी, विवाह कर सकती थी और अपना जीवन को जो है खुशहाल रूप दे सकती थी। भारत की तरह ऐसा सिस्टम नहीं था वहाँ पर। कहते हैं अगर आगे देखें, देवदासी प्रथा भी समाज में प्रचलित थी, लेकिन इसे स्वास्थ्य सामाजिक मूल्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता था। आप सोचिएगा कि देवदासी होती क्या है, देवदासी शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, देवदासी का मतलब ये होता है, आपने बड़े बड़े बाबा लोगों को देखा होगा
जो उनके सेवा में लग जाते हैं उनको देवदासी कहते हैं। तो ऐसा प्रावधान उस समय में भी था। और आज के भी समाज में देखिए बड़े बड़े बाबा लोग सब हैं जो आपको प्रवचन देते हैं, उनके समक्ष एक दो महिलाएं दो तीन खड़ी होती नजर आती है आपको, और वो जो है अपने गर्भावश में वस्त्र में होती है, कोई उनका अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, तो वो सब देवदासी होती है। वो सब दासी की तरह जो है उनका सेवा करती है। और ये हमारे समाज में भी आजकल देखने को मिलता है। आपने कई फिल्मों में भी देवदासी के बारे में देखा ही होगा, सुना ही होगा, तो इसके बारे में आपको समझ गए होंगे कि जो देवदासी का तो अर्थ होता है देवता का दासी, लेकिन आज बड़े बड़े बाबा लोग के दासी होती हैं। यानी देखा जाए जनरली सी बात, पुराने समय में देवदासी का मतलब होता था कि औरतें जो है मंदिरों में रह के जो है भगवान की सेवा करती थी, भगवान के जो जहाँ पर रखा जाता था उनको पूजा पाठ अर्चना इन चीज़ों में है लगी रहती थी, यानी वो देव की दासी थी। लेकिन आज इसका अर्थ ही चेंज हो गया। लेकिन देखा जाए तो मेसोपोटामिया में इनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। कहते हैं देवदासी जो है काफ़ी हानिकारक उस समय नहीं था जैसे आज के समय में हानिकारक है। आजकल तो आपको पता ही है कि देवदासियों के रूप में जो सिस्टम हो रही है वो सही नहीं है। देखा जाए तो पति की मृत्यु की स्थिति में वो उसकी संपत्ति के संरक्षण बन गए। यानी जनरल सी बात है, उस समय उनको संपत्ति का भी अधिकार था। अगर उनके पति मर जाते थे तो सारा संपत्ति जो था महिलाओं के अंडर चली जाती थी। तो देखा जाए तो इस समय मेसोपोटामिया में जो है स्त्री का जो स्थिति थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ज़रूरी थी और बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, हर पॉइंट अगर अच्छे लगा, और जर्नल सी बात है अगर दिल से त्रिपाण सेंटर की मदद करना चाहते हो, देखिए दोस्तों मदद कीजिएगा तो जर्नल सी बात है कि आपके लिए त्रिपाण सेंटर और वीडियो लाएगा और कक्षाओं के लाएगा और सिलेबस लेके आएगा। अगर नहीं मदद कीजिएगा, आपकी भावनाएं नहीं रहेगी मदद करने की, तो जर्नल सी बात है मुझे चैनल को बंद करना पड़ेगा। क्यों मैं करूँ, जब एक ही जगह दो ही बच्चों में सीमित रहेगा ये, तो उसको मुझे कराने में क्या फ़ायदा है। त्रिपाण सेंटर का हमेशा मोटिव यही रहा है कि ये सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए और सभी बच्चे जो हैं सही ज्ञान का जो है प्रकाश उन्हें पहुंचना चाहिए, और यही त्रिपाण सेंटर का मकसद है। जब आप मदद नहीं कीजिएगा, जनरल सी बात है, तो मुझे आपके लिए इतना बोलने की आवश्यकता क्या है, समझाने की जरूरत क्या है, तो मैं भी छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए तो मत कीजिए। अगर चाहते हो कि अगर बने आगे वीडियो आगे आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आए, तो जनरल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मोबाइल में सेव कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो और भी बच्चों तक पहुंचे और उनको भी लाभ पहुंच सके। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो जर्नल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। और सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो न जाने कितने वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। फिर बाद में त्रिपाण सेंटर को मत कहिएगा कि आप मुझे बताए नहीं, क्योंकि ये गलती आपकी रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखिए। रखने से ही जो है वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहता है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपाण सेंटर को जो है अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करके सेव कीजिए।